Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST. Class 8 SST. In SST, today we will read the portion history. As you know that we are discussing आपको याद होगा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसमें एसएसटी के पोर्शंस में हिस्ट्री पे हम लोगों ने ढेर बातें की. माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास वेयर आई टॉट यू अबाउट द सम चैप्टर नेम्स एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड माय स्टडी क्लास आई स्टार्टेड द चैप्टर 7 इन योर न्यू बुक. चैप्टर 7 आई थिंक उसके नाम आपको अलग मिलेगा, सॉरी चैप्टर की जगह अलग मिलेगी. वो था बुक में, अगर आप देखिए आप तो आपको चैप्टर नेम वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. कल मैंने जो आपकी क्लास शुरू किया था चैप्टर वीवर्स, आयरन ओनर एंड फैक्ट्री ओनर्स, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. बट योर ऑन डिमांड, आई मीन टू से दैट कि आपने जो ऑनलाइन क्लास में मुझसे कल बात कही कि सर ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके उस चैप्टर को पढ़ेंगे जो आपने कल ऑनलाइन क्लास में रिक्वेस्ट की. एज यू नो दैट दिस इज रिवीजन क्लास एंड दिस होल रिवीजन क्लास all the teachers try to provide you that what you want. आप क्या चाहते हैं, आपकी डाउट क्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों पे हम ध्यान दे करके इस वीडियो को बनाते हैं. क्लास की ऑनलाइन क्लास के अलावा ये ऑनलाइन वीडियो आपके लिए जिससे ज़्यादा फ्रूटफुल. एंड हियर आई इन्फॉर्म यू दैट देयर इज नो मीनिंग ऑफ कंटिन्यूएशन. आप कंटिन्यू, कुछ लोग ये कहें कि ये कंटिन्यूएशन में है, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ कंटिन्यू. दिस इज रिवीजन क्लास, सो दैट्स व्हाई आपकी जो डिमांड होंगी उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर ये बने. तो आज इसीलिए जो लास्ट हमने क्लास में बात किए थे वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर, चैप्टर 7 था. आपके नई बुक में चैप्टर 6 होगा, उसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे. हम लोग आज पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन. civilizing the natives, civilizing the native, educating the nation. Civilizing the native, educating the nation. ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई नो वाई आर यू आस्किंग मी कि ये टॉपिक क्यों शुरू करें, बिकॉज दिस इज इन योर सिलेबस ऑफ यूनिट 2 में ये आपके पार्ट का, आपके सिलेबस का एक पार्ट है, इसलिए आप लोगों ने कहा होगा कि सर वो छोड़ दीजिए. ओके, लेट अस कम. देयर इज हमारे लिए, आई थिंक आप अकॉर्डिंग टू यू हम वही पढ़ेंगे जो आप चाहेंगे. तो चलिए आज इसी चैप्टर को देखते हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव्स, एजुकेटिंग द नेशन. यहाँ पे कई सारी बातें करेंगे हम लोग. यहाँ पे आपके चैप्टर में कई सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करता है
पॉइंट्स जो इंडिकेट करता है वो ये कि किस तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। आई मीन टू से दैट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा which type of education system was promoted by British officials. And one more thing which is very important dear student, वो ये कि भारत में उस समय शिक्षा का माध्यम संस्कृत और अरबी फारसी लैंग्वेज थी। पूरी शिक्षा उसी लैंग्वेज में हो रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने जब भारत की नीतियों को प्रभावित करना शुरू किया तो उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पे भी चोट की। जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले दो लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ओरिएंटलिस्ट लोग भी थे, कुछ प्राच्यविद भी थे जो अंग्रेज थे, जिनका मानना था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अत्यंत उन्नत है, उनको भारतीयों को भारतीय भाषा में ही उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। इसी को कहते हैं डिस्प्यूट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड द फॉरेनर्स, फॉरेन लैंग्वेज, दो भाषाओं के बीच का विवाद। अब ये पूरा चीज, एक वर्ड आपके बुक में दिया है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक वो होता है जो जानता है कई सारी भाषाओं को, जो अध्ययन किया है कई सारी भाषाओं का, उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं, भाषाविद कहते हैं, भाषा का जानकार कहते हैं, लैंग्वेज का जानने वाला कहते हैं, कई सारी भाषाओं को जानने वाला लिंग्विस्टिक कहलाता है। सो इस चैप्टर में आपको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से सिविलाइजिंग द नेटिव्स, दिस लाइन, इस लाइन में कुछ मैसेज है जो ब्रिटिशर्स देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत के लोग अत्यंत ही मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, फुलिश। इंडियंस वर व्हाइट मैन बर्डन्स। इंडियंस क्या है? अंग्रेजों के लिए भार है, बोझ है। So that's why it is our responsibility. क्या करने के लिए? Civilizing them. हम उन्हें सिविलाइज करें। ये बातें ब्रिटिशर्स कह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे। ये बातें ये क्यों कह रहे थे? क्या था इसके पीछे का रीजन? क्योंकि अंग्रेज भारत में जैसे जैसे उनका क्षेत्र फैला, भारत में जैसे जैसे उनके प्रशासन का विस्तार हुआ, अंग्रेजों को भारत में अब एक ऐसे वर्ग की जरूरत थी जो उनके ऑफिस में काम करे। आई मीन टू से दैट द ब्रिटिशर्स दे वांटेड दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोशल ग्रुप विच हेल्प अस इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज ए क्लर्क by face, by color, by skin. He would be Indian, but by mind, they would be British. वो दिमाग से अंग्रेज होंगे, लेकिन भले ही रंग से, स्किन से और अपने रूप सज्जा से वो कैसे होंगे? भारतीय। हम उनके मस्तिष्क को अपने अनुरूप ढाल लेंगे और फिर उन्होंने ये सब सोच करके भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दी। लॉर्ड मैकाले ने जब 1833 में इस बात के लिए ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक से संस्तुति प्राप्त कर ली, अपनी बात को मनवाने में राजी हो गया और 1935 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा, सती सिस्टम को बैन किया था। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में एजुकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज होगी उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा की संस्तुति कर दी। और तब से
भारत में शिक्षा की एक भाषा अंग्रेजी होगी, और अंग्रेजी एक भाषा के रूप में नहीं, नाउ दैट टाइम इट वाज प्रोमिनेंट लैंग्वेज, प्रमुख भाषा है एजुकेशन की। द टाइम 1835 1835, अभी 2035 आने वाला है। आफ्टर 15 ईयर वी हैव कंप्लीटेड, वी विल क्या हम पूरा कर लेंगे। आफ्टर 15 ईयर वी विल कंप्लीट 200 ईयर when English was introduced as a learning language, सीखने की भाषा के रूप में। तो एक लंबा इतिहास है इस चैप्टर का, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको हम देखेंगे इस चैप्टर में। सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन, हेडिंग से ही बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। अंग्रेजों की सोच, अंग्रेजों की विचारधाराएं, आपके बुक में एक फिगर 1 दिया है, वहां पे देखिए एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपके दिखाई दे रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स एक मौलवी से अरबी और फारसी सीख रहे हैं। जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय खोले। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों में सारे अंग्रेज ही ऐसा सोचते थे कि भारतीय भाषाओं को रिप्लेस किया जाए इंग्लिश से। उनमें से कुछ का मानना था कि भारतीय भाषाओं में जो भाषा होगी, इंग्लिश ही सर्वश्रेष्ठ भाषा नहीं है। जिसमें वारेन हेस्टिंग्स थे, जोनाथन डंकन थे, विलियम जोन्स थे, एस.टी. प्रिंसेप थे, और भी बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। H.H. कोलब्रुक भी थे, T.H. कोलब्रुक। T.H. कोलब्रुक यूरोप के पहले विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया, भारतीय किताबों का संस्कृत भाषा में पूरा अध्ययन। ही वॉज ओरिएंटलिस्ट। T.H. कोलब्रुक एक विद्वान, मैथमेटिशियन भी थे। बाद में उन्होंने काफी काम किया। तो इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में आज देखेंगे। Let us come and try to understand this chapter. In the earlier chapter, you have seen how British rule affected Rajas and Nawab, peasants and tribals. In this chapter, we will try and understand what the implication it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest and the control over revenue, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. Dear student, आपका बुक कहता है कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा किस तरीके से पहले अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में किया। भारत के व्यापार, आयरन स्मेल्टर्स, फैक्ट्री ओनर्स, वीवर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वर डिमोरलाइज्ड। वो हतोत्साहित किए गए, डिसअपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय द इम्पोजिंग एक्साइज ड्यूटीज, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी थोप करके उनको जितना डिमोरलाइज करना था उन्होंने किया। जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, तब उन्हें लगने लगा कि भारत में एक ऐसी, हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे। अब हमारा एक मिशन है, वो मिशन है कि इंडियंस को एजुकेट करना, सिविलाइज्ड करना, और वो इस मिशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, लेट अस डिस्कस। आइए देखते हैं। As I told you that the Britishers in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, अंग्रेज सिर्फ भारत के क्षेत्रों पे ही कब्जा नहीं चाहते थे,
केवल भारत की रेवेन्यू पे ही कंट्रोल नहीं चाहते थे, दे आल्सो फेल्ड दैट दे हैड कल्चरल मिशन, एक सांस्कृतिक मिशन है ये भारत का उनको जीतना। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, भारतीयों को सिविलाइज करना, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, मूल बासिंदे हैं, उनको सिविलाइज करना, एंड चेंज देयर कस्टम एंड वैल्यूज, उनके रीति रिवाजों को, उनकी प्रथाओं को, उनकी परंपराओं को भी एक नए तरीके से अपने अकॉर्डिंग स्टेब्लिश करना, डेवलप करना। व्हाट चेंज वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, किस तरीके का बदलाव आया। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड सिविलाइज्ड, किस तरीके से भारतीय शिक्षित और सिविलाइज्ड किए गए, एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट, और किस तरीके से उन्हें, जिसे ब्रिटिशर्स अच्छे सब्जेक्ट समझते थे, उनको किया गया। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज, और कैसे उनके रीति रिवाज और जो उनके मोरल वैल्यूज थे उसको बदला गया। These are all topics we will discuss in this chapter. अब पहला टॉपिक है how the British saw education. The first topic is that how the British saw the education. First topic is that how the British saw the education. अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा को किस तरीके से देखा। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, इसी का सब टॉपिक है, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। The tradition of Orientalism. Subtopic. Main topic, how the British saw the education. किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखा। So let us come and try to understand. कहता है कि let us look at the British thought and deed and how some of the idea of the education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own view about how Indians are to be educated. Let us look what the British thought and did. ब्रिटिश क्या सोचते थे और उन्होंने क्या किया, and how some of ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. किस तरीके की नई जो शैक्षिक प्रणाली थी, नई विचारधारा थी, किस तरीके से इवॉल्व हुई लास्ट 200 सालों में. In the process of this inquiry, we will also see, हम उस प्रक्रिया को देखेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से 200 सालों में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में प्रसारित की गई, फैलाई गई. एंड सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज, और भारतीय किस तरीके से उस शिक्षा पे रिएक्ट किए. एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यू अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, और भारतीयों ने किस तरीके से रिएक्ट ही नहीं किया बल्कि किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को विकसित की और उसके आधार पर एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया. What I want to tell you, my dear student, I want to inform you about that. In this chapter, we are going to discuss about the 200-year history, that how the Britishers, they try to change
our education system and how the Indians reacted on that and how Indians developed their own education system और किस तरीके से दे प्रोपेगेट उसको प्रसारित किए, फैलाए, कैसे उनका विकास और विस्तार हुआ, इन चीजों को भी देखेंगे। तो ये चीजें क्या है? दिस वॉज द मैटर which you have to analysis, which you have to think in your mind. Nowadays, everyone in India, the English is widespread in the education system, in the education syllabus, in the everywhere. Why? Nowadays, the English it called the intellectual language, बौद्धिक लोगों की भाषा कहलाती है। If you will see the condition of India after partition, when in the Constituent Assembly the language dispute arose. I taught you. I hope you have remember, मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था कि language dispute one of the other matter, disputed matter which was discussed in the Constituent Assembly. And what happened? लोगों ने जब कहा कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदी को भारतीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो भारतीय संविधान ने क्या किया? भारतीय संविधान ने जो लैंग्वेज कमेटी थी उन लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा और कहा कि प्रत्येक राज्य, एवरी स्टेट, एवरी प्रोविंसेस, दे कैन डू देयर वर्क इन देयर ओन प्रोविंस लैंग्वेज लाइक मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली and such type of others. Hindi, that would be the official language. English, that will be continue 15 year, 15 सालों तक ये लगातार चलेगी। अंग्रेजी में सभी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन ये 15 साल का समय आज तक खत्म नहीं हुआ। 1947 के बाद 15 इयर्स को प्लस करिए, 47 प्लस 15 इज इक्वल टू 62, 65 ले लेते हैं। क्या 62 या 65 के बाद इंग्लिश खत्म हो गई? नहीं, आज भी अंग्रेजी बनी हुई है। इट मीन्स why I am telling you, my dear student, because I want to inform you that the Britishers, they were successful leaders. They conquered us. हमें उन्होंने जीत लिया। आज हम बौद्धिक रूप से ब्रिटिशर्स के द्वारा जीते गए माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज विश्व के कई सारे देश हैं जहां पे उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा है। मंदारिन, चाइनीज, जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज, जापानीज, जापानी लैंग्वेज, और इस तरह की तमाम सारे देशों की अपनी मूल भाषाएं जिसमें वो पूरा काम करते हैं। बट इन इंडिया, माय डियर स्टूडेंट, व्हाई वी अडॉप्टेड इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंट? बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. In India, there were the different languages. In India, there were different what? The states, provinces. In India, there were different culture, customs, tradition, dress. तो हमारे यहाँ तमाम सारी विविधता है, डाइवर्सिटीज है। तो इनको जोड़ने के लिए अंग्रेजी को हम लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और उसको एक सबको कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में उसका इस्तेमाल किया। आज भी अंग्रेजी कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में यूज की जा रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसकी बात मैं कर रहा था। मैंने कहा ये लैंग्वेज है जो उन चीजों को एक सिस्टम से कनेक्ट कर रहा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन
1738, a person named William Jones arrived in Calcutta. William Jones, that is very important name. William Jones, he was founder of Asiatic Society. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, विलियम जोन्स, ही वाज ओरिएंटलिस्ट। ये ओरिएंटलिस्ट थे। ये भारत की जो प्राच्य विद्या थी, जो एक ऐसी भाषा, भारत की भाषा को फेवर कर रहे थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। भारतीय सभ्यताओं, भारतीय संस्कृतियों, भारतीय जो यहाँ के जो परंपराएं थी, उनको एक नए रूप में एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए विलियम जोन्स ने इन चीजों को इस संस्था के माध्यम से जो उन्होंने काम किया, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। ओके, इन 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. He had been appointed as a junior judge at the Supreme Court the company had set up. In the addition to being an expert in law, Jones was a linguist. He had studied the Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend and had also learned the Persian at Calcutta. तो अब विलियम जोन्स कितनी भाषा को जानने वाले हो गए। अब विलियम जोन्स कहते हैं कि दे नो द ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, Arabic, Persian, and then after he also studied Sanskrit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. William Jones. So that's why William Jones called the linguistic. और एशियाटिक सोसाइटी 1783 में आए। क्या थे ये? सुप्रीम कोर्ट, जूनियर जज, थे। इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 में। 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बना। तो इस तरीके से विलियम जोन्स का जो रोल है वो अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जो सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, 1783 में इंडिया आए, और ये लिंग्विस्ट भी थे। द फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, these languages that was known by William Jones. He was Orientalist. ये ओरिएंटलिस्ट थे।
ही वॉज ऑल्सो ओरिएंटलिस्ट। अब विलियम जोन्स के बारे में तमाम सारी चीजें, ओरिएंटलिस्ट, लिंग्विस्ट, जूनियर जज एंड वन ऑफ द जेंटलमैन ऑल्सो। He thought about the Indian culture, Indian customs, Indian history also. So that's why he founded the Asiatic Society of India. भारत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की उन्होंने स्थापना की। बंगाल में उन्होंने इसकी स्थापना की, कलकत्ता में, जब कलकत्ता आए तो इन्होंने जो काम किया, हेडसी कहता है कि इन 1783 the person named William Jones arrived in Calcutta. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. In the addition to being an expert in law, Jones was linguist. He had studied the Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend and had also learned Persian in Calcutta. He began spending many hours a day with the Pandits who taught him the studies of Sanskrit language, grammar and the poetry. Soon he was studying the ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetics, medicine and the other science. My dear student, इतना चीजें एक व्यक्ति, one person से know about that, the different language, numerous language. He was also the junior judge in Supreme Court. He was also the creative man, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में नई नई क्रिएशंस के बारे में बात, जिनके मन में भारत के लिए कुछ करने की बात थी, विलियम जोन्स उसमें थे, इसलिए ओरिएंटलिस्ट कहे गए। वी विल कंटिन्यू अबाउट दैट विलियम जोन्स इन माय नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर।